हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पांचवी प्रश्नावली से संबंधित विविध प्रश्नमाला को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए है, तो हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग इन ऐसे प्रश्नों को हल करना पहले से जानते हैं। तो ए इनवर्स का सूत्र होता है 1/सारणी के इनटू में एडजॉइंट ए। यहाँ से सारणी ए का मान यदि ज्ञात करूँ तो वो हमें मिलेगा 5, तो ये 1/5। और 2 गुणा 2 कोटि की मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स ज्ञात करना बहुत ही ईजी होता है, जिसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर देते हैं और शेष बचे हुए एलिमेंट का चिन्ह बदल देते हैं। तो इससे एडजॉइंट ए बनेगा 3 1 और -2 से बना हुआ मैट्रिक्स। तो इस प्रकार हम लोगों ने ए इनवर्स को ज्ञात कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें एक ये मैट्रिक्स दिया गया है और हमें उसका व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सारणिक ए का मान ज्ञात करते हैं और वो प्राप्त होगा 2, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब सीधा ही ए इनवर्स का सूत्र लिखते हैं, जो कि होता है 1/सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। सारणी के का मान हमें ज्ञात किया है 2, और एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम मैट्रिक्स ए की पंक्तियों के सेकंड ज्ञात करते हैं एक एक करके, और उसको यहाँ पर स्तंभों में लिखते जाएंगे। पहली पंक्ति के सेकंड हमें मिलेंगे -1 1 और 1। दूसरी पंक्ति के सेकंड हमें मिलेंगे 1 -1 और 1, और तीसरी पंक्ति के सेकंड मिलेंगे 1 1 और -1। इस प्रकार ये ए इनवर्स का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी प्रश्नमाला 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम टू सेम, इसलिए इसको भी हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें समीकरण निकायों को हल करना है सारणिकों की सहायता से, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमने दिए गए समीकरण निकाय को नाम दिया है समीकरण 1। अब हम ज्ञात करते हैं डेल्टा, जो आएगा 2 -1 3 और 5 से बना हुआ सारणिक, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 13, जो कि नॉन जीरो है। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं डेल्टा 1, तो आएगा 17 6 -1 और 5 से बना हुआ सारणिक, जिसको हल करने पर हमें उत्तर मिलेगा 91। डेल्टा 2 का मान ज्ञात करें तो 2 3 17 और 6 से बना हुआ सारणिक, जिसको हल करने पर उत्तर आएगा -39। इस प्रकार उपरोक्त नियम से, यानी क्रैमर नियम से, हमें x का मान मिलेगा डेल्टा 1/डेल्टा, जो आ जाएगा 7, और y का मान मिलेगा डेल्टा 2/डेल्टा, जो आएगा -3। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया समीकरण निकाय, जिसको नाम दिया समीकरण 1, जहाँ पर a नॉट इक्वल 0 है, यानी a खुद शून्य नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले डेल्टा का मान ज्ञात करते हैं, तो आएगा 3a 2 और a से बना हुआ सारणिक, जिसको हल करने पर प्राप्त होगा a, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है नॉन जीरो। इसका मतलब इसका अद्वितीय हल मिल सकता है। अगला मान ज्ञात करते हैं डेल्टा 1, जो आएगा 4 2 a और a से बना हुआ सारणिक, जिससे हमें मिलेगा 2a। इसके बाद ज्ञात करते हैं डेल्टा 2, जो आएगा 3 2 और 4 और 2 से बना हुआ सारणिक, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा -2। इस प्रकार आगे उपरोक्त नियम से हमें x का मान मिलेगा डेल्टा 1/डेल्टा, यानी 2a/a, यानी कि 2, और y का मान मिलेगा डेल्टा 2/डेल्टा, यानी कि -2/a, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसके लास्ट पार्ट में दिया गया समीकरण निकाय, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ज्ञात करते हैं डेल्टा, जो आएगा 1 2 3 2 4 1 और 3 2 और 9 से बनी हुई सारणिक, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा -20, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब इस समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा। अब ज्ञात करते हैं डेल्टा 1, जिसका उत्तर भी हमें प्राप्त होगा -20।
नेक्स्ट है डेल्टा 2, जिसे हल करने पर हमें पुनः प्राप्त होगा -20। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं डेल्टा 3, जिसे हल करने पर हमें पुनः मिलेगा -20। इस प्रकार उपरोक्त नियम से हमें प्राप्त होगा x का मान 1, और इसी प्रकार जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सारणिकों की सहायता से ये सिद्ध करना है कि दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। दिया गया समीकरण निकाय, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके साथ हम डेल्टा का मान ज्ञात करते हैं, जो आएगा 2, 4, -1 और -2 से बनी हुई सारणिक, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 0। इसके पश्चात हम ज्ञात करते हैं डेल्टा 1, जो कि 5, 7, -1 और -2 से बनी हुई सारणिक होगी, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा -3 यानी कि नॉन ज़ीरो। और आखिर में हम ज्ञात करते हैं डेल्टा 2, जो कि 2, 4, 5 और 7 से बनी हुई सारणिक होगी, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा -6, जो कि नॉन ज़ीरो है। अब यहाँ पर डेल्टा का मान 0, लेकिन अन्य सारणिक यानी डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मान नॉन ज़ीरो है, इसलिए समीकरण निकाय असंगत होगा, और हमें क्वेश्चन में फाइनली यही सिद्ध करना है। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया समीकरण निकाय, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके साथ हम डेल्टा का मान ज्ञात करते हैं, जो कि 1, 1, 1, 1, 2 और 3 और 3, 4 और 5 से बनी हुई सारणिक होगी, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 0। अब बात करते हैं डेल्टा 1 की, जो कि 1, 2, 3, 1, 2, 4 और 1, 3 और 5 से बनी हुई सारणिक होगी, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा -1। इसी प्रकार डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी ज्ञात करते हैं। डेल्टा 2 का मान प्राप्त होगा 2, और डेल्टा 3 का मान प्राप्त होगा -1। अब यहाँ पर डेल्टा का मान 0 है, लेकिन अन्य किसी सारणिक यानी डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 का मान 0 नहीं है, इसलिए समीकरण निकाय असंगत होगा, और हमें यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए ज्ञात करना है, और हमें एक इक्वेशन जो मैट्रिक्स की फॉर्म में वो दी गई है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले दी गई जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप से लिखते हैं। इसमें ए के साथ जो मैट्रिक्स है उसको मान लेते हैं बी, और इस साइड में से मैट्रिक्स में से कॉमन ले लेते हैं 6। तो शेष बचेगा 1, 0, 0 और 1 से बनी हुई मैट्रिक्स, जो कि एक इकाई मैट्रिक्स है, और यहाँ पे लिख देते हैं माना। इस आधार पर a गुणा b का जो मान प्राप्त होगा वो हमें मिलेगा 6i। अब हमें a को ज्ञात करना है, इसलिए हम b को उठा के उस साइड में ले जाते हैं। तो a बराबर बनेगा 6 गुणा में i इंटू बी का आ जाएगा इनवर्स। अब i इकाई मैट्रिक्स की तरह काम, यानी कि इकाई मैट्रिक्स है जो कि एक की तरह काम करता है, तो इन दोनों का गुणा होके बन जाएगा 6 b का इनवर्स। यानी हमें अगर a का मान ज्ञात करना है तो हमें 6 गुणा b इनवर्स का मान ज्ञात करना होगा। इसे मैं लगा देता हूं समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि b मैट्रिक्स क्या है, और उससे हम b का इनवर्स ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले सारणिक b का मान ज्ञात करते हैं, जो कि प्राप्त होगा 6 यानी कि नॉन जीरो। इसका मतलब b इनवर्स का अस्तित्व होगा, इसलिए b का इनवर्स उत्तर से बनेगा 1 सारणिक b इंटू एडजॉइंट b। सारणिक b का मान हमने ज्ञात किया है 6, और एडजॉइंट b को ज्ञात करने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और बाकियों का चिन्ह बदल देंगे, जिससे हमें मिलेगा 4, 1, 2 और -1 से बनी हुई मैट्रिक्स, जो कि b इनवर्स होगी। अब ये मान समीकरण 1 में रखने पर हमें a मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो a मैट्रिक्स होगा 6 गुणा में 1/6, 4, 2, -1 और 1 से बना हुआ मैट्रिक्स,
जिसमें 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक मैट्रिक्स 2 गुणा 2 4 2 माइनस 1 और 1 से बना हुआ, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि फिर से प्रश्नमाला 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसे भी वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जिसमें यदि मैट्रिक्स ए हो तो सिद्ध करो कि ए इनवर्स का मान 1/19 ए होगा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें ए इनवर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए सबसे पहले सारणी के का मान ज्ञात करते हैं, जो कि प्राप्त होगा -19, जो कि नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। और इस प्रकार से ए इनवर्स का जो सूत्र होता है 1/सारणी के इंटू एडजॉइंट ए, उससे सारणी ए का इनवर्स ज्ञात हो जाएगा, जो कि प्राप्त होगा -1/19। अब एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं और शेष बचे हुए एलिमेंट का चिन्ह चेंज कर देते हैं। इस प्रकार हमें ए इनवर्स का मान मिलेगा -1/19 -2 -3 -5 और 2 से बना हुआ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में से अगर माइनस कॉमन ले लें तो बाहर वाले माइनस को कैंसिल कर देगा, तो बन जाएगा 1/19 2 3 5 और -2 से बना हुआ मैट्रिक्स। अब यहाँ जो 1/19 के साथ हमें मैट्रिक्स मिल रहा है वो पुनः ए मैट्रिक्स ही है। इसका मतलब ये मान प्राप्त होगा 1/19 ए, और हमें यही सिद्ध करना था कि ए इनवर्स का मान 1/19 ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और हमें उसका इनवर्स ज्ञात करना है, और उसके बाद सिद्ध करना है कि ए इनवर्स और ए का गुणा बनेगा I3। अब ए का इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले हम सारणी के का मान ज्ञात करते हैं, जो कि प्राप्त होगा 1 नॉन जीरो। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र होता है 1/सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। सारणी के का मान 1 प्राप्त हो रहा है, इसलिए 1/सारणी के का मान तो 1 प्राप्त होगा। तो इसका ओवरऑल आंसर बनेगा एडजॉइंट ए, जो खुद एक 3 × 3 की मैट्रिक्स होगी, जिसके लिए इसकी पहली पंक्ति के सहखंड ज्ञात करते हैं। तो हमें प्राप्त होगा 7 -1 और -1। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के सहखंड होंगे -3 1 और 0, और तीसरी पंक्ति के सहखंड होंगे -3 0 और 1। इस प्रकार हमें ए इनवर्स मिल गया है। अब जो दूसरा मान हमें सिद्ध करना है, हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं, जो है ए इनवर्स इंटू में ए। हमारे पास ए और ए इनवर्स दोनों के मान हैं, उनको गुणा के रूप में लिख देते हैं। अब इन मैट्रिक्स का गुणा पंक्ति इंटू स्तंभ मेथड से करते हैं, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से हमें प्राप्त होगा 1, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ से हमें प्राप्त होगा 0, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ से भी हमें प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार अन्य पंक्ति और स्तंभों से हमें एक इकाई मैट्रिक्स मिलेगी, जिसे 3 × 3 कोटि की इकाई मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, यानी ये बन जाएगा I3। और यही जो आपको सिद्ध करना है उसकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि a² - 4a - 5i का मान होगा 0 मैट्रिक्स, और इसकी सहायता से बाद में ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने 5.1 में हल किए हैं। तो सबसे पहले हम a की सहायता से a² का मान ज्ञात करते हैं, जो कि आएगा a × a मैट्रिक्स, जिसे पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9 से बना हुआ मैट्रिक्स, जो कि a² का मान होगा। इसे लगाते हैं समीकरण नंबर 1। अब जो हमें सिद्ध करना है हम उसकी यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो है a² - 4a - 5i। a² का मान हमने अभी अभी ज्ञात किया है, तो इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं।
ए स्क्वायर ए और आई यानी कि इकाई मैट्रिक्स की, जिसे नेक्स्ट स्टेप में एक साथ सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 9 माइनस 4 माइनस 5, 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति मिलेगी 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 4 माइनस 5, 8 माइनस 8 माइनस 0। और इसी प्रकार तीसरी पंक्ति 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0 और 9 माइनस 4 माइनस 5, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 से बनी हुई मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स, जो कि राइट हैंड साइड है। हमने एक पार्ट इसका सॉल्व कर दिया है। अब हमें इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है, जिसको हल करने के लिए हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करते हैं, जिससे हमें नेक्स्ट मिलेगा ए माइनस 4 आई माइनस 5 ए इनवर्स इक्वल जीरो मैट्रिक्स, जिसको हल करने पर हमें ए इनवर्स का मान मिलेगा 1/5 ए माइनस 4i मैट्रिक्स। अब 1/5 को बाहर रखते हुए बाकी दोनों मैट्रिक्स को लिखते हैं, जिसे आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/5 बाहर -3 2 2 2 -3 और 2 और 2 2 -3 से बनी हुई मैट्रिक्स, जो कि ए इनवर्स का मान होगा। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमें मैट्रिक्स सिद्धांत का उपयोग करते हुए रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है, जिसके फर्स्ट पार्ट में दिया गया समीकरण निकाय है, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1। अब इसे मैट्रिक्स रूप में बदल लेते हैं, जिससे हमें मिलेगी 5 माइनस 7 7 और -5 से बनी हुई मैट्रिक्स गुणा में x और y से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स और इक्वल में 2 और 3 से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स। इनको हम पूर्व की भांति ही नाम देते हैं A, X और B मैट्रिक्स। ये हमने मान लिया है। इस आधार पर X मैट्रिक्स का मान हमें प्राप्त होगा A इनवर्स इंटू में B, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर जो A मैट्रिक्स है उसको पुनः लिखते हैं 5 माइनस 7 7 और -5 से बनी हुई मैट्रिक्स। अब यहाँ से मुझे ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले सारणिक ए का मान ज्ञात करता हूँ, जो कि प्राप्त होगा 24 यानी कि नॉन जीरो। इसका मतलब हुआ कि ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। इसलिए 2 गुणा 2 कोटि के लिए ए इनवर्स का मान 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए, और शॉर्टकट से एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करने पर इसका उत्तर आएगा 1/24 -5 7 -7 5 से बना हुआ मैट्रिक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये मान समीकरण 2 में यूज करते हैं तो हमें x का मान मिलेगा a इनवर्स इंटू बी, यानी अब मैट्रिक्स का गुणा पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/24 बाहर और अंदर होगा 11 और 1 से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स। अब x मैट्रिक्स का मतलब x और y से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स, और 1/24 का गुणा जब अंदर मैट्रिक्स से किया तो ये बनेगा 11/24 और 1/24 से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स। अब जब कोई दो मैट्रिक्स एक समान हैं तो उस गुणधर्म से x का मान 11/24 और y का मान प्राप्त होगा 1/24, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया समीकरण निकाय, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसे मैट्रिक्स रूप में बदल लेते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा 3 1 1 2 -1 -1 -1 -1 और 1 से बनी हुई मैट्रिक्स x y z से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स और इक्वल में 3 2 और 1 से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स, जिसको पूर्व की भांति ही हम a x और b मान लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में
एक्स मैट्रिक्स का मान आएगा ए इनवर्स इंटू बी, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स हमें ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम सारणी के ए का मान ज्ञात करेंगे, जो कि प्राप्त होगा -10 यानी कि नॉन जीरो। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। इसलिए ए इनवर्स बराबर 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए से। तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा -1/10 और एडजॉइंट ए का मान पूर्व की भांति ही ज्ञात कर लेते हैं, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये मान समीकरण 2 में यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें एक्स मैट्रिक्स मिलेगी, जिनको पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से हल करने पर बाहर -1/10 और अंदर हमें प्राप्त होगा -10 +10 और -10 से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स, जिसके साथ -1/10 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 1 -1 और 1 से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो कैपिटल एक्स है वो है एक्स, वाई और जेड से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स। इस प्रकार एक्स का मान 1, वाई का मान -1 और जेड का मान 1 होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया समीकरण निकाय, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1। अब दूसरी समीकरण में z का पद नहीं है और तीसरे समीकरण में x का पद नहीं है, जिसको मानक रूप में बदलने के लिए हम लिखते हैं 0z और 0x। नेक्स्ट स्टेप में इसे मैट्रिक्स के रूप में बदल लेते हैं, जिसमें पहली मैट्रिक्स को a, फिर x और सामने वाली मैट्रिक्स को b मान लेते हैं। इस प्रकार x का मान हमें प्राप्त होगा a इनवर्स इंटू b, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर a मैट्रिक्स का मतलब है, इससे हमें a इनवर्स ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले सारणी की a का मान ज्ञात करते हैं, जो प्राप्त होगा 1 यानी कि नॉन जीरो। इसका मतलब a इनवर्स का अस्तित्व होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग a इनवर्स का मान ज्ञात करते हैं, जो होता है 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। अब 1 सारणी के a का मान तो 1 होगा और एडजॉइंट a का मान हम पूर्व की भांति ज्ञात करते हैं, तो हमें a इनवर्स मिल जाएगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये मान समीकरण 2 में यूज़ कर लेते हैं, तो हमें x बराबर मिलेगा a इनवर्स इंटू b से, जिनको पूर्व की भांति हम पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से हल करें तो हमें प्राप्त होगा 1 -1 और 2 से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स। और लेफ्ट हैंड साइड में जो x मैट्रिक्स है वो है x, y और z से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स। इस प्रकार हमें x का मान 1, y का मान -1 और z का मान 2 मिल जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शीर्षों के द्वारा किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में दिए गए शीर्ष हैं, तो सूत्र के द्वारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2। दिए गए बिंदुओं से बना लेते हैं 2 स्तंभ और आखिरी स्तंभ में लिखते हैं 1, 1 और 1, जिसको किसी भी विधि से हल करने पर हमें प्राप्त होगा 46 वर्ग इकाई। नेक्स्ट पार्ट में दिए गए शीर्षों से पुनः हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो हमें सूत्र से सारणिक जो मिलेगा वो ये होगा, और जिसका हल करने पर हमें प्राप्त होगा 20 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए बिंदु सरेख हों तो हमें एक कांस्टेंट लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि दिए गए बिंदुओं से जो एक सारणिक बनती है उसका मान हमें प्राप्त होता है 0, यदि दिए गए बिंदु सरेख हों तो। अब इस सारणिक को हल करके हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है, जिसका प्रसार हम C1 के सापेक्ष करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा 2 गुणा में -7 माइनस लैम्डा गुणा में -8 प्लस 0 = 0, जिसे हल करने पर हमें लैम्डा का मान प्राप्त होगा 7/4,
जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए ज्ञात करनी है जिसके दोनों ओर कोई दो मैट्रिक्स का गुणा दिया गया है और सामने दी गई है एक इकाई मैट्रिक्स। इसे हल करने के लिए हम बाईं तरफ जो दो मैट्रिक्स दी गई हैं उन्हें क्रमशः बी और सी मान लेते हैं। अब हम बी और सी को आरएचएस में लेके जाते हैं, जिसके आधार पर ए मैट्रिक्स होगा बी इनवर्स इंटू आई इंटू सी का इनवर्स। अब आई तो एक के जैसे काम करता है, इसलिए यहाँ बन जाएगा बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स, जिसको लगाते हैं समीकरण नंबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मैट्रिक्स ए को ज्ञात करने के लिए बी और सी के इनवर्स की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हम सबसे पहले सारणिक बी और सारणिक सी का मान ज्ञात करते हैं। सारणिक बी का मान हमें मिलेगा -1 और सारणिक सी का मान भी हमें मिलेगा -1, जो कि नॉन जीरो हैं। इसका मतलब बी का इन्वर्स और सी का इन्वर्स दोनों का अस्तित्व होगा। इसके बाद हम बी इन्वर्स का सूत्र लिखते हैं 1 सारणिक बी इंटू एडजॉइंट बी, और सी इन्वर्स का अस्तित्व होने पर हम सूत्र लिखते हैं 1 सारणिक सी और एडजॉइंट सी। अब बी और सी दोनों 2 गुणा 2 कोटि की मैट्रिक्स हैं, अतः शॉर्टकट से इनका मान ज्ञात करने पर बी इनवर्स का मान आएगा -1 और एडजॉइंट बी बन जाएगा 3 1 -2 और -2 से बना हुआ मैट्रिक्स, जबकि सी इनवर्स का मान आएगा -1 और सी का मान यानी जो एडजॉइंट सी है उसका मान बनेगा 5 4 -7 और -3 से बना हुआ मैट्रिक्स, जिनको हम क्रमशः समीकरण 2 व 3 कह देते हैं। अब ये मान रखते हैं समीकरण 1 में। ए मैट्रिक्स मिलेगा बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स के गुणा से। अब बी इनवर्स और सी इनवर्स मैट्रिक्स को लिख देते हैं, जिसमें -1 और -1 का गुणा हो जाएगा 1, और शेष को पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 21 -29 -13 और 18 से बना हुआ मैट्रिक्स, जो कि आपका अभिष्ट ए मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपको आगे जाके पता लग जाएगा क्यों। लेकिन ये क्वेश्चन देखने में पहले आए हुए क्वेश्चन के जैसा ही फील होता है, जिसमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है और उसकी सहायता से हमें एक दिया गया समीकरण निकाय हल करना है। सबसे पहले हम ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सारणिक ए का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हमें प्राप्त होगा -11, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब हम लोग ए इनवर्स का मान 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए से ज्ञात करते हैं, जो आएगा -1/11, और एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम मैट्रिक्स ए के पंक्तियों के सहखंडों को ज्ञात करके यहाँ स्तंभों के रूप में लिख देंगे। अब पहली पंक्ति के सहखंड होंगे 3 -9 -5, दूसरी के -4 1 और 3, और तीसरी के -5 4 और 1। इस प्रकार ये जो ए इनवर्स है ये हमें मिल जाएगा, जिसको नाम देंगे समीकरण 1। इसके बाद दिया गया समीकरण निकाय, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में बदल लेते हैं। इसके बाद यदि आप इस पहली मैट्रिक्स पे ध्यान दें तो ये वास्तव में ए मैट्रिक्स का परिवृत मैट्रिक्स यानी एटी है। दूसरी मैट्रिक्स को मान लेंगे एक्स और सामने वाली मैट्रिक्स को मान लेंगे बी। इस प्रश्न में यही स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ए की बजाय एटी का यूज़ किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जो x का मान आएगा वो आएगा 80 का इन्वर्स इनटू में b। अब सूत्र से हम जानते हैं कि 80 का इन्वर्स होता है a इन्वर्स का t और इनटू में b। इस प्रकार हमने जो समीकरण 1 में a इन्वर्स ज्ञात किया है उसको यहाँ पर लिखने पर हमारे पास उत्तर आएगा -1/11, और a इन्वर्स के पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे।
और गुणा में लिखी जाएगी बी मैट्रिक्स जो है 0, 9 और -14 से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स, जिनको पूर्व की भांति ही पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से हल करेंगे तो बाहर -1/11 और हमें मिलेगा -11, -33 और 22 से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स, जिसके साथ -1/11 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 1, 3 और -2 से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स, जो कि x, y और z से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स के इक्वल होगी। इस आधार पर x का मान 1, y का मान 3 और z का मान -2 मिलेगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक मैट्रिक्स A से हमें A का इन्वर्स ज्ञात करना है और उसके बाद ये वाला मान सिद्ध करना है। अब A इन्वर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सारणी के A का मान ज्ञात करते हैं, जो आएगा 1 + BC - BC यानी कि 1, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब A इन्वर्स का अस्तित्व होगा। अब A इन्वर्स ज्ञात करते हैं, जो कि आएगा 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए से, और 2 गुणा 2 कोटि के लिए एडजॉइंट ए को ज्ञात करना बहुत ही ईजी है, तो उसका मान बनेगा, हम लोग मुख्य विकर्ण के एलिमेंट की जगह चेंज कर लेंगे और शेष बचे एलिमेंट के चिन्ह बदल देंगे। इस प्रकार हमें ए इनवर्स मिल जाएगा, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है। अब जो हमें सिद्ध करना है, हम उसकी राइट हैंड साइड को यूज़ करेंगे, जिसमें a² प्लस BC + 1 को बाहर रखते हैं और I का मतलब होगा 2 गुणा 2 कोटि की इकाई मैट्रिक्स, क्योंकि A भी एक 2 गुणा 2 कोटि की इकाई मैट्रिक्स है। और पुनः A मैट्रिक्स को स्मॉल a के साथ गुणा करके शो करते हैं। अब कांस्टेंट का मैट्रिक्स के अंदर गुणा करने पर हमें मिलेगा, जिनका अंतर लेने पर हमें मैट्रिक्स मिलेगी। अब इस मैट्रिक्स में से हम लोग A कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पर A नहीं है, इसलिए A कॉमन लेने के बाद पहले स्टेप में जहाँ पर A नहीं है उसके बटे में A आएगा, और बाकी सब में से A कॉमन लेने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी, जो कि समीकरण 1 से A इन्वर्स मैट्रिक्स है, जिसके साथ बाहर A का गुणा है, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ये आपने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में सारणिक की सहायता से एक समीकरण निकाय को हल करना है। तो हम लिखते हैं दिया गया समीकरण निकाय, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1। अब इसमें सबसे पहले हम डेल्टा का मान ज्ञात करते हैं, जो कि गुणांकों से बना हुआ सारणिक होगा। अब इस सारणिक का मान सीधा ज्ञात ना करते हुए हम सारणिक के गुणधर्मों का उपयोग करेंगे। तो पहला चेंज है C1 में चेंज C1 - C2, जिससे पहला स्तंभ बनेगा 0, a - b और a² - b²। बाकी दोनों स्तंभ जैसे हैं वैसे ही लिख दिए। अगला चेंज हम करने जा रहे हैं C2 में C2 - C3 से, जिससे पहला स्तंभ सेम रहेगा और दूसरे स्तंभ के स्थान पर आएगा 0, b - c, b² - c², और तीसरे स्तंभ में कोई चेंज नहीं। इस आधार पर पहले स्तंभ में से कॉमन आ सकता है a - b और दूसरे स्तंभ में से कॉमन आ सकता है b - c, और उनको कॉमन लेने के बाद बचेगा 0, 1, a + b, 0, 1, b + c, 1, c और c² से बनी हुई सारणिक। अब इस सारणिक का प्रसार R1 के सापेक्ष करने पर हमें डेल्टा का मान मिलने वाला है a - b, b - c बाहर था, और अंदर वाले का मान हल करने पर हमें प्राप्त होगा c - a, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब मैंने इस पद को वापस क्यों लिखा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कुछ इस प्रकार की सारणिक होंगी, जिनके मान हमें पूर्व वाली विधि यानी जैसे हमने डेल्टा ज्ञात किया वैसे ही ज्ञात करने हैं। लेकिन इतने बड़े मेथड से बचने के लिए हम लोग एक बात को नोट करते हैं कि डेल्टा और डेल्टा 1 में जो अंतर है वो यहाँ है। इसका मतलब इसके उत्तर में जहाँ जहाँ a आ रहा है
वहाँ हम लिख देंगे के, तो हमें डेल्टा वन का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार, यानी इन आगे वाले मानों को हल नहीं करना है, बस डेल्टा में जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ पर हमने डेल्टा वन में के कर देना है। तो हमारे को मिलेगा के माइनस बी माइनस सी और सी माइनस के, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार डेल्टा टू और डेल्टा में सिर्फ यहाँ पर फर्क है, यानी जहाँ पर बी है वहाँ पर के है, इसलिए डेल्टा के मान में जहाँ जहाँ बी आ रहा है हम उसके स्थान पे लिख देंगे के, बाकी सारा सेम होगा, तो बन जाएगी समीकरण 4। इसी प्रकार डेल्टा और डेल्टा जो आ रहा है 3, उसमें के के स्थान पर हो जाएगा, सी के स्थान पर हो जाएगा के, जिससे हमें उत्तर मिलेगा ए माइनस बी माइनस के और के माइनस ए, जो होगा समीकरण नंबर 5। तो आपको इनको हल नहीं करना है, सिर्फ दिखाना है कि इनको हल करने पर ये उत्तर आएगा। सिर्फ एक डेल्टा को हल करना है, इसलिए सारणिकों के नियम से या क्रैमर नियम से x का जो मान प्राप्त होगा वो होगा डेल्टा वन बटे डेल्टा, y का मान प्राप्त होगा डेल्टा टू बटे डेल्टा और z का मान प्राप्त होगा डेल्टा थ्री बटे डेल्टा, जो कि हल करने पर हमें मिलेगा k माइनस बी सी माइनस के अपॉन a माइनस बी और c माइनस ए। b माइनस सी से b माइनस सी के कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार y का मान हमें मिलेगा a माइनस के माइनस सी अपॉन a माइनस बी और b माइनस सी। c माइनस ए से c माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। और इसी प्रकार z का मान मिलेगा b माइनस के माइनस ए अपॉन b माइनस सी और c माइनस ए, जिसमें a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में a से a का इन्वर्स ज्ञात करना है और उसकी सहायता से एक समीकरण निकाय भी हल करना है। इसके लिए सबसे पहले हम सारणी k का मान ज्ञात करते हैं, जो कि प्राप्त होगा हमें 67, जो कि नॉन जीरो है, इसलिए a इन्वर्स का अस्तित्व होगा, जिससे हम सूत्र a इन्वर्स बराबर 1 बटे सारणी k इंटू एडजॉइंट a से यदि a इन्वर्स का मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 1 बटे 67 और -6, 14 और -15 पहली पंक्ति के सहखंड, 17, 5 और 9 दूसरी पंक्ति के सहखंड और 13, -8 और -1 तीसरी पंक्ति के सहखंड होंगे, जिनको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब दिया गया समीकरण निकाय, यहाँ तक हमारा एक आंसर आ चुका है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसे मैट्रिक्स रूप में बदल लेते हैं, जिसमें पहला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, जो कि आपको प्रश्न में दिया गया है, और शेष मैट्रिक्स को हम एक्स और बी क्रमशः मान लेते हैं। इस आधार पर एक्स मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा ए इनवर्स इंटू बी, और ए इनवर्स का मान हमने पहले ही समीकरण नंबर 1 में ज्ञात कर रखा है, जिसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, और साथ में लिख देते हैं बी मैट्रिक्स, जो कि -4, 2 और 11 का बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स है। अब 1 बटे 67 को बाहर रखते हुए शेष दो मैट्रिक्स का पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से हल करें तो 201 -134 और 67 से बना हुआ एक स्तंभ मैट्रिक्स मिलेगा, जिसमें 67 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 3, -2 और 1 से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स, जो कि क्रमशः x, y और z से बने हुए स्तंभ मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इस आधार पर x का मान 3, y का मान -2 और z का मान 1 प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स के साथ गुणा दिया गया x का और इक्वल में एक मैट्रिक्स और दी गई है, तो इस आधार पर हमें x मैट्रिक्स का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हम पहली मैट्रिक्स को a मान लेते हैं और सामने वाली मैट्रिक्स को b मान लेते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा a गुणा में x बराबर b। यहाँ से x का मान हमें प्राप्त होगा a इनवर्स इंटू b, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1।
अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स का मतलब जिसका इन्वर्स ज्ञात करने के लिए पहले हम सारणिक ए का मान ज्ञात करते हैं, जो हमें प्राप्त होगा 10 यानी कि नॉन जीरो। इसका मतलब ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा, इसलिए सूत्र के द्वारा ए इन्वर्स का मान बनेगा 1/सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए, जो बन जाएगा 1/10 और एडजॉइंट ए का मान बनेगा मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को बदलकर और शेष एलिमेंट का चिन्ह बदलने पर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2 और ये मान समीकरण 1 में यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें एक्स मैट्रिक्स मिलेगा 1/10 जो कि ए इन्वर्स के साथ है मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स जो हमने मान रखी है -16 -6 7 और 2 को। अब 1/10 को बाहर रखते हुए शेष दोनों मैट्रिक्स का पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से गुणा करते हैं, जिससे हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी 60 20 20 और 55 से बनी हुई, जिसके अंदर 1/10 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 6 2 11/2 और 2 से बनी हुई मैट्रिक्स, जो कि एक्स मैट्रिक्स होगी और आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि समीकरण निकाय के अनंत हल हों तो दो कांस्टेंट ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए दिया गया समीकरण निकाय है, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1। अब समीकरण निकाय के यदि अनंत हल हैं तो इसका मतलब होता है कि डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सब के मान होंगे 0। अब हम दो कांस्टेंट का मान ज्ञात करने के लिए इनमें से किन्हीं भी दो सारणिकों के मान ज्ञात करेंगे। तो मैं इनमें चुनाव कर रहा हूँ डेल्टा 1 और डेल्टा 3 का। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं डेल्टा 1, जिसको पहली पंक्ति के सापेक्ष खोलने पर हमें ए का मान मिल जाएगा। तो R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करने पर हमें मिलेगा 4 गुणा में 3 माइनस 1 गुणा में 0 प्लस ए गुणा में 6, और हम जानते हैं कि इसका मान प्राप्त होगा 0, जिसको आगे हल करने पर हमें ए का मान यानी 6a का मान मिलेगा -12, यानी कि ए का मान प्राप्त हो जाएगा -2। एक कांस्टेंट आपको मिल चुका है। पुनः हम b का मान ज्ञात करने के लिए डेल्टा 3 का यूज़ करने वाले हैं और उसका मान भी हमें मिलेगा 0, जिससे हम सारणिक ज्ञात करते हैं और इक्वल लिखते हैं 0। इसका प्रसार हम पहले स्तंभ के सापेक्ष कर रहे हैं यानी C1 के सापेक्ष, जिससे हमें मिलेगा 2 गुणा में -6 माइनस b गुणा में 18 प्लस 5 गुणा में +6 और इक्वल 0। इस आधार पर हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा 1, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस प्रकार आपकी विविध प्रश्नमाला पूर्ण होती है। अगले नए टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।